डेवलपमेंटल बायोलॉजी का ये लिम्ब डेवलपमेंट का 9वां लेक्चर है। और प्रीवियस लेक्चर में हम लोग फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट्स एंड डिजिट्स देख रहे थे, जिसमें हम लोग ने ये डिस्कस किया था कि कैसे जो हाथ है या पैर है उसकी अंगुलियों का फॉर्मेशन होता है, और इस फॉर्मेशन में कैसे उंगलियां बनती हैं, कैसे उंगलियों के बीच का गैप जो है वो हटता है, यहाँ किस प्रकार से डेवलपमेंटल स्टेज में एक्शंस होते हैं। और ये जो चीजें हैं जिसमें कि हम कहते हैं कि दोनों उंगलियों के बीच में गैप होना, इसमें बीएमपीज खासतौर पर जो टाइप है BMP2, BMP4, BMP7, ये महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, ठीक है ना। और अगर हम लोग इसको अगर इसको हम लोग इनहिबिट कर दे तो क्या होगा कि यहाँ जो आप देख रहे हैं उंगलियां फ्री हैं वो नहीं हो। मान लो कि हम अगर BMP इनहिबिटर्स यूज करें, BMP इनहिबिटर्स, ऐसे कई सारे BMP इनहिबिटर्स होते हैं, जिसमें एक एग्जांपल हमने भी लिखा है यहाँ पर, जैसे नॉगिन है। नॉगिन एक ऐसा प्रोटीन है जो BMP के काम को रोक देता है, ठीक है। नॉगिन के अलावे भी है फॉलिस्टैटिन, ये भी एक ऐसा प्रोटीन है जो कि BMP के काम को रोक देता है। तो अगर इसका यूज करते हैं हम लोग तो क्या होगा कि BMP एक्टिवेट नहीं होगा। अब अगर BMP ब्लॉक हो जाए, मान लो कि ऐसे है अंगूठा, फर्स्ट फिंगर और इस तरह से हो गया, ऐसी चीजें दिखती है ह्यूमन बींग्स में कि पहला फिंगर और दूसरा फिंगर जो है, फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर जो है, ये दोनों जुड़ा ही रह गया कुछ हिस्सा, ठीक है। तो जुड़ा रहने का मतलब क्या हो गया कि इसका स्कल्पटिंग मतलब छांटना छटाई का काम नहीं हो पाया, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो जगह है वहां पर BMP इनहिबिटर एक्टिवेट हो गया होगा, उसने BMP के काम को रोक दिया होगा। यहाँ पर क्या हो गया, नेगेटिव BMP नेगेटिव BMP सिग्नलिंग ये यहाँ पर हो चुका है। लेकिन वहीं पर अगर आप देखें इस जगह को, इस जगह को, इस जगह को, यहाँ प्रॉपर हुआ है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव BMP सिग्नलिंग। तो अगर ये काम ठीक से नहीं हो तो कितना गड़बड़ हो सकता है, सारी उंगलियां ही आपस में चिपकी रह सकती हैं। तो जैसे BMP का एक्शन होता है ना, BMP मान लो 2 लेते हैं, इसका अगर एक्शन होता है तो जो नेक्रोटिक पार्ट है, नेक्रोटिक एरिया अंडरगोज किस काम में चला जाता है, एपोप्टोसिस। और एपोप्टोसिस कैसे होता है, वहां जो सेल्स होते हैं उस सेल्स के DNA जो है, ये DNA वो टुकड़ों में टूट जाता है, फ्रैगमेंटेड हो जाता है, ठीक है ना। फ्रैगमेंटेड हो जाने से क्या है कि सेल जो है वो G1 फेज से S फेज में ही रुक जाता है, रिपेयर होता नहीं है, और इसका नतीजा क्या होता है कि ये एपोप्टोसिस में इंटर कर जाता है। एपोप्टोसिस में इंटर करने से वो तमाम सेल्स जो दो उंगलियों के बीच में है, नेक्रोटिक जोन में हम ऐसे सिंबॉलिक बना रहे हैं, देखिए इस तरह से, ये यहाँ नेक्रोटिक जोन हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, ये सब जो बीच का गैप देख रहे हैं ये नेक्रोटिक जोन है। तो यहाँ के सेल्स क्या होते हैं, यहाँ के सेल्स एपोप्टोसिस में चले जाते हैं, इसी प्रक्रिया को वो फॉलो करता है। लेकिन अगर इनहिबिटर डाल देंगे तो ये सब इलाका एपोप्टोसिस में नहीं जाएगा, और रिजल्ट क्या होगा कि दोनों उंगलियां चिपकी रह जाएंगी। एक सामान्य प्रक्रिया है, सामान्य प्रक्रिया को समझना चाहिए। ज्वाइंट्स के फॉर्मेशन की बात करें, ज्वाइंट्स कैसे बनते हैं, अगर हम लोग अपनी ही उंगलियों को देखें तो हमारी उंगलियों में कुछ स्पेसिफिक ज्वाइंट्स हैं, ठीक है। नाखून है, एक ज्वाइंट यहाँ हो गया, एक ज्वाइंट यहाँ हो गया, एक ज्वाइंट उसका हाथ से, करेक्ट,
इसी प्रकार से ज्वाइंट होता है, तो एक यहाँ नकल ज्वाइंट हो गया, फिर पहला ज्वाइंट हो गया, तीसरा ज्वाइंट। तो इस प्रकार से 3 जगह ये उंगलियां जो है वो टेढ़ी हो सकती हैं। अपनी कोई उंगली को आप करेंगे तो 3 जगह पर, 1 2 3, 3 जगह पर ये ज्वाइंट दिखता है। अब जब बोन का यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है, सोचो कि एक बोन है ये, दूसरा बोन है ये, और तीसरा बोन है ये, 3 उंगलियों का बोन है, ठीक है ना। तो अगर ये यूनिफॉर्म हो गया, एक जैसा हो जाता, तब तो उंगलियां जैसी रहती वैसे ही रह जाती, उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहता। अब जब चाहे अपनी उंगली को किसी भी लेंथ में क्या कर सकते हैं, सीधा कर सकते हैं, लाइक दिस वन, ऐसे करके। ये तो जम जाता, ऐसा तो नहीं हुआ। हुआ कैसे? इनके बीच में ज्वाइंट्स बना, और ये ज्वाइंट्स जो है वो आपस में फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। ज्वाइंट होने का बहुत जरूरी है, ठीक है। ज्वाइंट का अपना है, कार्टिलेज का होना जरूरी है, बीच में साइनोवियल फ्लूइड का होना जरूरी है। ये तमाम जो एक नॉर्मल ज्वाइंट बनने की प्रक्रिया है, ये बहुत जरूरी है। तो इसके ज्वाइंट बनने में भी किसका रोल देखा जाता है? यहाँ पर भी रोल ऑफ बीएमपीज देखा जाता है, बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन का रोल देखा जाता है, एंड ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन फैक्टर्स का भी रोल देखा जाता है। अगर इस रोल में जाए तो हमें दिखता है BMP 7, BMP 2 और ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन फैक्टर GTF 5। BMP का फुल फॉर्म होता है बोन मॉर्फोजेनेटिक फैक्टर, ये BMP हो गया, और इसका फुल फॉर्म हो गया ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन फैक्टर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 3 फैक्टर्स जो होते हैं वो बड़े खिलाड़ी होते हैं इसमें, और ये उसको बनने में मदद करते हैं। तो पहला तो चीज हम लोग को ये समझ में आ गया कि भाई 2 काम करना है अगर ज्वाइंट्स को हमें बनाना है डेवलपिंग लिम्ब में। अगर हमें टू फॉर्म ज्वाइंट्स इन डेवलपिंग लिम्ब एम्ब्रियो, डेवलपिंग में ही सब घुस गया, डेवलपिंग लिम्ब एम्ब्रियो। अगर आप ऐसे देखें एम्ब्रियो में, तो पहली घटना तो ये होना है कि कार्टिलेज फॉर्मेशन को इंड्यूस करना है, कार्टिलेज फॉर्मेशन करना है। किससे? फ्रॉम लिम्ब मिजेनकाइमा, लिम्ब मिजेनकाइमा से कार्टिलेज को बनाना है। बढ़िया। और दूसरा काम क्या है? दूसरा काम है कि कुछ मिजन जो बोन फॉर्मिंग मिजेनकाइमा है, तो कंटिन्यूटी में नहीं रहे, वहां पर एपोप्टोसिस भी इंड्यूस करना है, ठीक है ना। इंड्यूस एपोप्टोसिस in some part of limb mesenchyma। तो इस प्रकार से ये अगर 2 काम किया जाए तो होगा। अब चूंकि फैक्टर्स हैं जो काम करते हैं इसको, तो सबसे पहला फैक्टर होता है बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन 7। इनके बारे में हम लोग काम के बारे में क्या कहते हैं कि ये कार्टिलेज फॉर्मेशन को प्रमोट करते हैं। सीधा सपाटा एक वर्ड में बोले, प्रोमोट्स कार्टिलेज फॉर्मेशन। कहां पर? एट द साइट ऑफ ज्वाइंट। जहां ज्वाइंट बनना है ना, वहां पर कार्टिलेज फॉर्मेशन को प्रमोट करना है। कार्टिलेज फॉर्मेशन तभी होगा जब वहां पर कॉन्ड्रोसाइट्स जो हैं वो, और उनके सराउंडिंग्स में जो पेरिकॉन्ड्रियल सेल्स हैं,
उनका वहां पर जमावड़ा हो जाए। निश्चित रूप से chondrocytes एंड प्लस पेरिकॉन्ड्रियल सेल्स, इनका जमावड़ा जो है ना होना चाहिए, तभी ये काम हो पाएगा, नहीं तो होना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, साइंस में सभी चीजों को होने के पीछे अपना एक, हाँ जी, तो ये जो पेरी प्री हो गया, पेरिकॉन्ड्रियम, लेट मी करेक्ट इट फर्स्ट। पेरिकॉन्ड्रियम सेल्स और कॉन्ड्रोसाइट्स, ये सभी अगर एक्टिवेट हो जाएंगे तो निश्चित रूप से कार्टिलेज अच्छे तरीके से बनता है। और इन सबको एक्टिवेट करने के लिए ये BMP7 जो है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। सेकेंड में है BMP2 एंड ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन फैक्टर 5। ये दोनों एक जैसे ही काम करते हैं, थोड़ा सा तरीका अलग है लेकिन लगभग एक जैसे ही काम। अगर इनको देखा जाए तो ये बोन पर काम करता है, उस जगह पर जहां पर जॉइंट्स बनना है। मान लो कि हम एक बोन ऐसे बना दें, ये एक बोन है, अब सोचो यहां पर ज्वाइंट बनना है और यहां पर ज्वाइंट बनना है। इस एरिया को हम ऐसे डार्क कर देते हैं कि भाई इसी एरिया में ज्वाइंट बनना है। यहां पर भी हम डार्क कर देते हैं, इसी एरिया में ज्वाइंट बनना है। तो इन दोनों जगहों पर कौन काम करेगा? यही BMP2 एंड BMP GDF5। उसका इसको हम क्या कहते हैं कि ये जो है बोन के उस हिस्से में एक्ट करता है जहां पर ज्वाइंट्स होता है, ज्वाइंट्स बनना होता है। तो टू मेक अ ज्वाइंट, टू मेक अ ज्वाइंट, it they act on bone, they act on bone, बोन पर ये एक्ट करते हैं ताकि वहां ज्वाइंट बन जाए। तो ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाए, लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन फैक्टर GDF5, जिसे हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं GDF5 माइनस, मतलब ये लॉस ऑफ फंक्शन, एक बीमारी देखा जाता है और उसमें क्या होता है? लैक ऑफ लिम्ब ज्वाइंट्स। लिम्ब्स में ज्वाइंट्स ही नहीं रहते। ऐसे बच्चे जो जन्म लेते हैं उनके लिम्ब में कोई ज्वाइंट नहीं रहता है, और इसे एक बीमारी कहा जाता है ब्रैकीपोडियम, ब्रैकीपोडिज्म, ब्रैकीपोडिज्म। ठीक है, ज्वाइंटेड, मतलब लिम्ब ज्वाइंट्स कंप्लीटली जुड़ा रहता है आपस में। ठीक है, और साथ ही साथ क्या है कि अगर नॉगिन नॉगिन काम नहीं करे, नॉगिन डिफेक्ट भी अगर हो जाए तो जॉइंट का फॉर्मेशन नहीं होता है, लैक ऑफ लिम्ब जॉइंट्स। ठीक है, तो ये सभी चीजें जो हैं, ये सब जो चीजें हैं, ये सब चीजें दिमाग में हमें बिठा के रखनी होती है। सोनिक हेजहॉग जोन ऑफ पोलराइज्ड एक्टिविटी वाले एरिया से निकलता है, और अंगुलियों के निर्माण में इसकी क्या भूमिका रहती है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अब देखें कि ये लिम्ब बड है, ठीक है, और इस लिम्ब बड में अलग अलग एरिया को दिखाया जा रहा है। एक एरिया ये हो गया, दूसरा एरिया ये हो गया एक, और तीसरा एरिया, और ठीक है, अब इनको थोड़ा सा रंग भी लगा देते हैं। ये जो आप रेडिश एरिया देख रहे हैं, तो ये एरिया हो गया एक,
एक ब्लूइश एरिया हो गया, ये लिम्ब बॉडी है, और एक ग्रीनिश एरिया कर देते हैं। चलिए अब देखिए, ये सभी जो एरिया है, इन सब का अपना अपना काम है। एक ये एरिया है जहां से पहली उंगली बनती है, डिजिट 1। रेड वाला एरिया से डिजिट 2 बनता है। इस एरिया से डिजिट 3 बनता है, और ये ब्लू वाले एरिया से डिजिट 4 एंड 5 बनता है। ठीक है, ये जो है, अब देखें, ये जो है वो पोस्टेरियर एरिया है, क्योंकि यहां पर जोन ऑफ पोलराइज्ड एक्टिविटी है, ZPA। ये एरिया होगा एंटेरियर। तो डिजिट 1 क्या हो गया? अंगूठा। और डिजिट 4 5 क्या हो गया? रिंग एंड लिटिल फिंगर। ये दोनों जो है वैसे एरियाज हो गए। आप जब भी देखें कि ये जो पांचों उंगलियां हैं, ये अपने अपने तरीके से बन रही हैं, अब इनमें सोनिक हेजहॉग का क्या रोल है, इसको देखना है। अगर सोनिक हेजहॉग की बात करें, तो अंगूठा मतलब फर्स्ट फिंगर जो है, उसको सोनिक हेजहॉग से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो उस एरिया में जहां पर सोनिक हेजहॉग का कोई प्रभाव नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड इंटीरियर। तो निश्चित रूप से ये इंडिपेंडेंट होगा। जो सेकेंड फिंगर है, वो भी चूंकि इंटीरियर साइड में ही है, उसमें भी सोनिक हेजहॉग का कोई लेना देना नहीं है। तीसरा जो डिजिट है और लास्ट जो 2 डिजिट है, उसमें अगर हम देखें, तो यहाँ पर सोनिक हेजहॉग का एक्सप्रेशन है, ये बहुत कम है। सोनिक हेजहॉग एक्सप्रेस्ड, बट concentration इज लेस, कम है। लेकिन चौथा पांचवा तो एकदम पोस्टीरियर एरिया में है। ये तो पोस्टीरियर है, ये इंटीरियर, ये पोस्टीरियर। यहाँ तो एकदम सोनिक हेजहॉग का बढ़िया एक्सप्रेशन होगा, एक्सप्रेस्ड, बढ़िया से एक्सप्लेन होगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन होगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन होगा। तो जैसे हम लोग अपना अंगूठा छुए, सभी विद्यार्थी जो अभी पढ़ रहे हैं, तो अंगूठा को अपने टच करें, तो यहाँ पर सोनिक हेजहॉग का काम नहीं हुआ है। फर्स्ट फिंगर को भी लें, तो यहाँ पर सोनिक हेजहॉग का काम नहीं हुआ है। तीसरे फिंगर को, मतलब मिडिल फिंगर को पकड़ें, तो यहाँ बहुत थोड़े मात्रा में सोनिक हेजहॉग का एक्सप्रेशन होगा। लेकिन रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर को एक साथ दोनों को पकड़े, यहाँ पर सोनिक हेजहॉग का काम खूब बढ़िया तरीके से हुआ है। तो ये जो है ना, ये है सोनिक हेजहॉग का रोल उंगलियों के फॉर्मेशन में, इंटीरियराइजेशन एंड पोस्टेरियराइजेशन, इंटीरियर और पोस्टीरियर बनाने में ये पार्टिसिपेट कर रहा है।